कहानी की शुरुआत एक घने और सुनसान जंगल से होती है। यहाँ दो कपल रिक और हेली माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। रिक हेली से पहले ऊपर पहुंच जाता है और हंसते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना, तुम मुझे हरा नहीं सकती। इसके बाद वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ घना जंगल दिखाई देता है और इंसान का कोई नामो निशान नहीं होता। वो हेली से कहता है कि तुम भी जल्दी ऊपर आओ, यहाँ से नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगता है। अब हेली अकेले ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। हालांकि किसी तरह वो खुद को संभाल लेती है और घबराकर रिक को आवाज लगाती है, मगर रिक की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तभी अचानक रिक चट्टान के किनारे से गिरता हुआ नजर आता है। हेली जब उसकी तरफ देखती है तो उसके चेहरे पर खून की बूंदें गिरती हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि हो क्या रहा है। तभी कोई अज्ञात शख्स रिक को उठाकर नीचे फेंक देता है। ये देखकर हेली की सांसें अटक जाती हैं। अब हेली खुद को संभालते हुए नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई रस्सी के सहारे उसे ऊपर खींचने लगता है। डर के मारे वो खुद को बचाने के लिए रस्सी काट देती है और सीधे नीचे गिरकर रिक की लाश के पास आ जाती है। रिक को मृत देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। वो अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाई होती कि तभी ऊपर झाड़ियों में हलचल होती है और कोई तेजी से उसकी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। ये देखकर हेली अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार की ओर भागती है, लेकिन भागते समय उसका पैर कांटेदार तार में फंस जाता है और वो गिर जाती है। तभी कोई उसे पकड़कर घसीटते हुए ले जाता है। इसके बाद पता चलता है कि वेस्ट वर्जीनिया के इस इलाके में कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। लोगों का मानना है कि इस जंगल में अजीब दिखने वाले लोग रहते हैं, जो इंसानी मांस खाते हैं और जो भी यहाँ आता है उसे मार देते हैं। अगले सीन में हम एक सड़क पर चलती कार देखते हैं, जिसमें क्रिस नाम का एक युवक बैठा होता है। वो एक इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, लेकिन कुछ दूरी पर उसे हाईवे पर भारी ट्रैफिक मिल जाता है। जब वो देखता है कि गाड़ियां बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही, तो वो कार से उतरकर आगे खड़े एक ट्रक ड्राइवर से जाम का कारण पूछता है। ट्रक ड्राइवर बताता है कि करीब 3 मील आगे एक केमिकल से भरा ट्रक पलट गया है और उसका जहरीला पदार्थ सड़क पर फैल गया है। इसी वजह से रास्ता बंद है और जाम खुलने में कई घंटे लग सकते हैं। यह सुनकर क्रिस चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसे इंटरव्यू के लिए देर हो रही होती है। अब अगर वो यहीं रुकता है तो उसे लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका इंटरव्यू छूट सकता था। इसलिए क्रिस अपनी कार घुमाकर कोई दूसरा रास्ता तलाशने लगता है। वो जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था, वहां कॉल करके अपनी स्थिति समझाने की कोशिश करता है कि ट्रैफिक जाम के कारण वो समय पर नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन पहाड़ी इलाके में होने की वजह से उसके मोबाइल का नेटवर्क बार बार चला जाता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे रास्ते में एक गैस स्टेशन का साइन दिखाई देता है। यह देखकर उसे लगता है कि शायद यहाँ उसे मदद मिल सकती है, इसलिए वो अपनी कार उस दिशा में मोड़ देता है। रास्ते में वो नोटिस करता है कि वहाँ कई लावारिस गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है। फिर भी वो इस बात को नजरअंदाज करते हुए गैस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जिसकी हालत काफी खराब लग रही होती है। क्रिस उस बूढ़े आदमी से फोन के बारे में पूछता है, तो वो इशारे से उसे फोन की तरफ बता देता है। इसके बाद क्रिस जल्दी से फोन के पास जाकर कंपनी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फोन काम नहीं कर रहा। ये देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसकी नजर वहां लगे एक मैप पर पड़ती है, जिसमें उसे शहर की तरफ जाने वाला एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है, जो आगे जाकर हाईवे से जुड़ता था। इसके बाद क्रिस अपनी कार में बैठता है और उसी रास्ते पर निकल पड़ता है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उसे 2 रास्ते दिखाई देते हैं। अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा रास्ता चुने, इसलिए कुछ समय सोचने के बाद वो जंगल के बीच से गुजरने वाले रास्ते को चुन लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये शॉर्टकट है और वो जल्दी शहर पहुंच जाएगा। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि ये फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। थोड़ा आगे जाते ही उसे सड़क पर एक मरा हुआ हिरण दिखाई देता है। वो उसे देखने में उलझ जाता है और इसी कारण उसका ध्यान सड़क से हट जाता है, जिससे उसकी कार सामने खड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। खुशकिस्मती से इस हादसे में क्रिस को ज्यादा चोट नहीं लगती। जिस गाड़ी से उसकी टक्कर हुई थी, उसमें कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे जो जंगल घूमने आए थे। क्रिस सबसे पहले उनसे माफी मांगता है और कहता है कि जो भी नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई करने को तैयार है। इसके बाद वो उनसे पूछता है कि उन्होंने अपनी गाड़ी सड़क के बीच में क्यों रोकी थी। इस पर जेसी नाम की एक लड़की बताती है कि सड़क पर किसी ने कंटीली तार बिछा दी थी, जिससे उनकी गाड़ी का टायर फट गया। टायर की हालत देखकर साफ लग रहा था कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश थी। अब वे लोग क्रिस की गाड़ी में बैठकर भी वहां से नहीं जा सकते थे, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसकी कार भी खराब हो चुकी थी। यानी अब सभी लोग वहीं फंस गए थे। तब जेसी कहती है कि पीछे एक गैस स्टेशन है जहां शायद फोन मिल सकता है, लेकिन क्रिस बताता है कि वो अभी वहीं से आया है और वहां का फोन खराब है।
इसलिए वहां जाना बेकार है। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, ये सोचकर कि शायद आगे कहीं मदद मिल जाए। आगे जाने से पहले वे लोग एवन और फ्रांसिन को गाड़ी के पास ही छोड़ देते हैं ताकि वे सामान का ध्यान रख सकें। आगे चलते हुए उन्हें रास्ते में जमीन पर पड़ा एक मरा हुआ नेवला दिखाई देता है जिसे किसी ने बेरहमी से कुचल दिया था, लेकिन ये लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक जगह टायर जलते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर क्रिस समझ जाता है कि यह इलाका सामान्य नहीं है। खतरा महसूस करते हुए वो सभी को जल्दी आगे बढ़ने के लिए कहता है। दूसरी ओर एवन और फ्रांसिन, जो गाड़ी के पास रुक गए थे, अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एवन को जंगल की तरफ से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो फ्रांसिन से कहता है कि तुम यहीं कार में रहो, मैं जाकर देखता हूँ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। इसके बाद एवन जंगल की ओर चला जाता है और फ्रांसिन कार में बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी एवन वापस नहीं आता, जिससे फ्रांसिन घबरा जाती है और उसे ढूंढने जंगल के अंदर चली जाती है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे एवन का एक जूता मिलता है। ये देखकर वो उलझन में पड़ जाती है कि उसने अपना जूता यहाँ क्यों छोड़ा। फिर कुछ और आगे जाने पर उसे जमीन पर एक कटा हुआ इंसानी कान दिखाई देता है। उस कान में पहनी हुई रिंग देखकर फ्रांसिन समझ जाती है कि ये एवन का ही कान है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और समझ जाती है कि ये जगह बेहद खतरनाक है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाती, पीछे से कोई आदमी आकर उसे पकड़ लेता है और मार देता है। उधर बाकी लोग आगे बढ़ते बढ़ते सड़क के आखिर तक पहुंच जाते हैं, जहां से आगे कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूर होकर वे जंगल के अंदर जाने का फैसला करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। इसे देखकर उन्हें उम्मीद होती है कि शायद यहाँ कोई मदद मिल जाए। जैसे ही वे घर के पास पहुंचते हैं, वहां उन्हें कई गाड़ियां खड़ी दिखाई देती हैं, जो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। क्रिस दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता, इसलिए वे लोग खुद ही अंदर चले जाते हैं। अंदर का नजारा बेहद खराब होता है। घर गंदा और बिखरा हुआ होता है, जैसे कई महीनों से साफ सफाई न हुई हो। खाने की मेज भी बहुत गंदी हालत में होती है। अब वे लोग फोन या रेडियो ढूंढने के लिए पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। इसी दौरान उन्हें कई गाड़ियों की चाबियां मिलती हैं। जब क्रिस फ्रिज खोलता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि उसमें इंसान के शरीर के हिस्से बोतलों में रखे होते हैं। वहीं जेसी जब बाथरूम में जाती है तो उसे बाथटब में एक इंसान की लाश पड़ी मिलती है, जिसे देखकर वो डर से कांप उठती है। तभी एक बाल्टी का ढक्कन हटाने पर उन्हें वही कंटीला तार मिल जाता है जिससे उनकी कार का टायर फटा था। अब सबको यकीन हो जाता है कि इस घर में रहने वाले लोग बेहद खतरनाक हैं। यह समझते ही वे लोग तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचते हैं, उन्हें बाहर से गाड़ी आने की आवाज सुनाई देती है। क्रिस खिड़की से झांक कर देखता है और समझ जाता है कि कोई वापस आ रहा है। अब वे लोग सामने के दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए पीछे से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे का दरवाजा भी बंद मिलता है। अब वे पूरी तरह फंस चुके थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। आखिरकार छिपने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे अलमारी और बेड के नीचे छिप जाते हैं। कुछ देर बाद वे खतरनाक लोग अंदर आते हैं और फ्रांसिन की लाश को उनके सामने लाकर फेंक देते हैं। ये देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। तभी वे उन लोगों के चेहरे भी देख लेते हैं जो बेहद डरावने और भयानक होते हैं। असल में वे 3 आदमखोर होते हैं जो इंसानी मांस खाते हैं। वे फ्रांसिन की लाश को उठाकर टेबल पर रखते हैं और मिलकर उसे काटना शुरू कर देते हैं। यह खौफनाक मंजर देखकर जेसी बुरी तरह घबरा जाती है और जैसे ही वो चिल्लाने वाली होती है, तभी क्रिस तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज दबा देता है। कुछ देर बाद वे तीनों आदमखोर फ्रांसिन की लाश को खाकर वहीं सो जाते हैं। मौका मिलते ही क्रिस और जेसी धीरे धीरे सरकते हुए बेड के नीचे से बाहर निकलते हैं। उन्हें बाहर आते देख कार्ली और नताशा भी अलमारी के पीछे से निकल आते हैं। अब चारों बेहद सावधानी से दबे पांव वहां से बाहर निकलने लगते हैं। 3 लोग तो सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही आखिर में क्रिस बाहर आने लगता है, तभी हल्की सी आवाज से एक आदमखोर जाग जाता है और उसकी नजर सीधे क्रिस पर पड़ती है। अब क्रिस समझ जाता है कि उसे देख लिया गया है, इसलिए वो बिना देर किए वहां से भागने लगता है। चारों जान बचाकर जंगल की ओर दौड़ते हैं, लेकिन पीछे से वे आदमखोर भी अपनी गाड़ी में बैठकर उनका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते ये लोग एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां बहुत सारी लावारिस गाड़ियां खड़ी होती हैं। यहाँ आकर क्रिस सोचता है कि किसी गाड़ी को स्टार्ट करके भागा जाए, लेकिन जब वो एक एक करके सभी गाड़ियों को चालू करने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि कोई भी गाड़ी काम नहीं कर रही। तभी अचानक वे आदमखोर अपनी गाड़ी में वहां पहुंच जाते हैं। ये देखकर सभी लोग गाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन आदमखोरों को पहले से ही अंदाजा होता है कि वे कहाँ छिपे हैं। वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगते हैं।
तभी क्रिस के दिमाग में एक योजना आती है। वो अपने साथियों से कहता है कि वो दौड़कर उनका ध्यान अपनी ओर खींचेगा और जब वे उसके पीछे भागेंगे तब बाकी लोग उनकी गाड़ी लेकर भाग जाएं। योजना के अनुसार क्रिस जोर से चिल्लाता है और जंगल की ओर भागने लगता है, लेकिन तभी एक आदमखोर उस पर गोली चला देता है जो उसके पैर में लगती है और वो गिर जाता है। अब आदमखोर उसे खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी कार्ली हिम्मत दिखाते हुए दूसरी दिशा में भागता है ताकि उनका ध्यान अपनी ओर खींच सके। आदमखोर उसे देख लेते हैं और अब उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जेसी और नताशा जल्दी से क्रिस को उठाती हैं और उसे घसीटते हुए आदमखोरों की गाड़ी तक ले आती हैं। तीनों जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं, साथ ही अपने साथी कार्ली को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें कार्ली नजर आता है तो वे तुरंत गाड़ी रोकते हैं और उसे आवाज देकर जल्दी अंदर आने को कहते हैं। कार्ली भी पूरी ताकत से उनकी ओर दौड़ता है, लेकिन तभी पीछे से छोड़ा गया एक तीर उसके सीने को चीरते हुए आर पार निकल जाता है। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर सभी बेहद टूट जाते हैं। तभी वे आदमखोर क्रिस की तरफ भी तीर चलाने लगते हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए ये लोग तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें पता चलता है कि आदमखोरों ने रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिराकर रास्ता बंद कर दिया है। मजबूरी में अब उन्हें पैदल ही जंगल के अंदर आगे बढ़ना पड़ता है। कई घंटों तक चलते चलते ये लोग बुरी तरह थक जाते हैं, इसलिए थोड़ी देर के लिए एक जगह बैठकर आराम करने लगते हैं। इसी बीच रात भी करीब आने लगती है और उन्हें समझ नहीं आता कि रात कहाँ बिताएं, क्योंकि अगर वे खुले जंगल में सोते हैं तो आदमखोर उन्हें ढूंढकर मार सकते हैं। इसलिए वे फिर से किसी सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी नताशा को दूर एक लकड़ी का बना टावर दिखाई देता है। टावर को देखकर सभी को उम्मीद की किरण मिलती है कि शायद यही रात बिताने के लिए सुरक्षित जगह हो सकती है। वे लोग तुरंत उस टावर पर चढ़ जाते हैं। ऊपर पहुंचकर वे देखते हैं कि चारों ओर सिर्फ घना जंगल फैला हुआ है। टावर की जांच करने पर उन्हें एक फर्स्ट एड किट मिलती है, जिससे नताशा क्रिस के घायल पैर पर पट्टी कर देती है। वहीं उन्हें एक रेडियो भी मिलता है, जिसे चालू करके वे बाहर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसी दौरान क्रिस की नजर नीचे जाती है और वो देखता है कि तीनों आदमखोर उन्हें ढूंढते हुए टावर के पास पहुंच चुके हैं। उन्हें देखकर सभी लोग चुपचाप छिपकर बैठ जाते हैं और उनके जाने का इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक रेडियो पर किसी की आवाज आती है, जिसे नीचे खड़े आदमखोर भी सुन लेते हैं। अब उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग टावर के ऊपर छिपे हुए हैं। इसके बाद वे टावर पर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए क्रिस तुरंत टावर के अंदर आने का रास्ता बंद कर देता है। कुछ समय के लिए सब शांत हो जाता है और उन्हें लगता है कि शायद खतरा टल गया है, लेकिन तभी टावर के अंदर धुआं भरने लगता है। इससे उन्हें समझ आ जाता है कि आदमखोरों ने टावर में आग लगा दी है। अब वे पूरी तरह फंस चुके थे और उन्हें अपनी मौत सामने नजर आने लगती है। तब क्रिस कहता है कि अगर हम यहाँ रुके रहे तो जिंदा जल जाएंगे, इसलिए सामने वाले पेड़ पर कूदकर बचने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले क्रिस टावर से छलांग लगाकर सामने के पेड़ की एक शाखा पकड़ लेता है और खुद को संभाल लेता है। उसके बाद दोनों लड़कियां भी हिम्मत करके पेड़ पर कूद जाती हैं। लेकिन तभी नीचे खड़े आदमखोर उन्हें देख लेते हैं और उनमें से एक पेड़ पर चढ़कर उनका पीछा करने लगता है। अब ये लोग पेड़ की टहनियों के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नताशा सबसे पीछे होती है। तभी एक आदमखोर पीछे से आकर उसे बेरहमी से मार देता है। अब क्रिस और जेसी आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन आदमखोर उनका पीछा नहीं छोड़ता। तभी क्रिस एक चाल चलता है। वो एक टहनी को खींचकर पकड़ लेता है और सही मौके का इंतजार करता है। जैसे ही आदमखोर उनके करीब आता है, क्रिस टहनी छोड़ देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अपने साथी को घायल हालत में देखकर नीचे खड़े बाकी आदमखोर गुस्से से भर जाते हैं। इधर क्रिस और जेसी चुपचाप पेड़ों के सहारे आगे बढ़ते हुए एक झरने के पास पहुंचते हैं और वहीं रात गुजारते हैं। सुबह होते ही वे फिर से आगे बढ़ते हैं और कुछ देर बाद उन्हें एक सड़क दिखाई देती है। सड़क को देखकर उनकी उम्मीद जाग उठती है और वे खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। तभी पीछे से एक आदमखोर अचानक हमला कर देता है। हमले के कारण क्रिस ढलान से नीचे गिरता चला जाता है और आदमखोर जेसी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। तभी क्रिस को सड़क पर एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। उसे देखकर क्रिस तुरंत दौड़कर उस गाड़ी के सामने पहुंच जाता है। दरअसल रात में जब उन्होंने रेडियो से मदद मांगी थी, तब उस पुलिस वाले ने उनका सिग्नल पकड़ लिया था और उन्हें बचाने के लिए यहाँ आया था। लेकिन इससे पहले कि क्रिस उसे पूरी बात बता पाता, पीछे से अचानक एक तीर आकर पुलिस वाले की आंख में लग जाता है। ये देखकर क्रिस घबरा जाता है और जल्दी से पुलिस की गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, मगर गाड़ी की चाबी पुलिस वाले के पास होती है। अब क्रिस चाबी निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि आदमखोर उसके काफी करीब आ चुका होता है।
इसलिए वो तुरंत झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। तभी वो आदमखोर पुलिस की लाश को उठाकर गाड़ी में डाल देता है और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकलने लगता है। इसी दौरान क्रिस चुपके से गाड़ी के नीचे लटक जाता है और खुद को मजबूती से पकड़ लेता है। आदमखोर गाड़ी को सीधे अपने ठिकाने की तरफ ले जाता है। उधर जेसी को उन्होंने घर में बांध कर रखा होता है और वे उसे जिंदा मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वो दूसरा आदमखोर भी घर पहुंचता है जिसकी गाड़ी के नीचे क्रिस छिपा होता है। वो पुलिस की लाश को अंदर ले जाकर उसके टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद एक आदमखोर चाकू लेकर जेसी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी क्रिस बाहर से दरवाजे में आग लगा देता है। जैसे ही आदमखोर दरवाजे की तरफ जाता है, क्रिस तेज रफ्तार से गाड़ी को घर के अंदर घुसाकर उसे कुचल देता है। इसके बाद क्रिस दूसरे आदमखोर पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। फिर जल्दी से जेसी को खोलने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक और आदमखोर आके क्रिस को जोर से पटक देता है और कुल्हाड़ी से उस पर हमला करने लगता है। जैसे ही वो क्रिस को मारने वाला होता है, तभी जेसी हिम्मत दिखाते हुए एक तीर उठाती है और सीधे उस आदमखोर के सिर के पीछे मारती है, जिससे वो गिर जाता है। अब दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक और आदमखोर क्रिस पर हमला कर देता है। इस बार जेसी भी पूरी ताकत से क्रिस का साथ देती है। दोनों मिलकर उससे भिड़ते हैं और आखिरकार जेसी एक कुल्हाड़ी उठाकर उस पर वार करती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही वे बाहर निकलने लगते हैं, वही आदमखोर आखिरी कोशिश में जेसी का पैर पकड़ लेता है, लेकिन वो खुद को छुड़ा लेती है। इसी बीच जिस आदमखोर के सिर में तीर लगा था, वो भी फिर से उठने लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये लोग आसानी से मरने वाले नहीं हैं। अब देर किए बिना क्रिस और जेसी घर से बाहर भाग जाते हैं। क्रिस की बंदूक में सिर्फ एक गोली बची होती है। वो समझदारी से काम लेते हुए पुलिस की गाड़ी के पीछे लगे गैस टैंक पर निशाना लगाता है और गोली चला देता है। गोली लगते ही जोरदार धमाका होता है और पूरा घर आग की चपेट में आ जाता है। आखिरकार वे आदमखोर उसी आग में खत्म हो जाते हैं। इसके बाद क्रिस और जेसी उन्हीं की गाड़ी में बैठ के वहां से निकल जाते हैं और सीधे उसी गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर क्रिस सामने लगे मैप को फाड़ देता है ताकि भविष्य में कोई और इस खतरनाक रास्ते पर न जाए और जो कुछ उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।